Modi poll. We are united only. Why you are dividing? इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही होगी कि वह किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाए, 1 जून या 4 जून को। हमने 1 जून के वीडियो में एग्जिट पोल की प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो में भी हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी आंकड़े को नकार नहीं रहे हैं और ना किसी के लिए भी उम्मीद पैदा कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में पहले देखेंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों का क्या किसी मनोवैज्ञानिक हमले से संबंध है। दूसरा, विपक्ष कैसे अपनी तरफ से इस मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब दे रहा है। और तीसरा, सर्वे करने वाली एजेंसियों से किस तरह के सवाल होने चाहिए। और चौथा, बीजेपी को किन राज्यों में बढ़त मिली है और बंगाल में एग्जिट पोल दोष देने लग जाएंगे। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। क्या यह सही है? सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर नहीं की थी, बल्कि उसमें यह मांग की गई थी कि ईवीएम का जो डेटा है उसका वीवीपैट की सभी पर्चियों से मिलान किया जाए और वीवीपैट की पर्ची पर बार कोड हो। इस समय केवल कुछ वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम के डेटा का मिलान किया जाता है। सभी पर्ची गिनी जाए, इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बस इतना कहा कि चुनाव आयोग वीवीपैट पर बारकोड लगाने पर और इनकी गिनती इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करने पर विचार कर सकता है। चुनाव आयोग, उसने तो कोर्ट के सामने फॉर्म 17C की जानकारी देने से मना कर दिया था। वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनी जाएं, इस पर आयोग फैसला दे देगा। इसकी उम्मीद वही कर सकता है जो रात में जागता है और दिन में सपने देखता है। 17 मार्च को ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था वह ईवीएम के विरोध में नहीं है। कांग्रेस ने इस चुनाव में कई बार कहा कि वह ईवीएम के विरोध में नहीं है। अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 22 पर भी लिखा है। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रखेगा और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रखेगा और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जिट पोल से पहले ही कहना शुरू कर दिया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन ईवीएम को दोष देगा।
इसलिए यह शक किया जा सकता है कि क्या कोई माहौल बनाया जा रहा है ताकि रिजल्ट और पहले के नंबर में बहुत ज्यादा अंतर ना लगे और लोग शक ना करें। हम यहां फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपके भीतर उम्मीद जगाना नहीं है, ना यह कहना कि 4 जून को कुछ अलग हो सकता है। हम अभी केवल इस पर बात कर रहे हैं कि अगर इन नंबरों के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है या मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है तो वह क्या है। हेलो दोस्तों, एग्जिट पोल्स का समय है, उनका मौसम है और दुनिया के जो धुरंधर साइकोलॉजिस्ट हैं, टॉप नॉच, वो कहते हैं कि प्रेडिक्शन करना एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये चांस या रैंडमनेस से कुछ ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता। आइए जल्दी से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले होता है कंफर्मेशन बायस। ये तब होता है जब हम उस जानकारी को तरजीह देते हैं जो हमारे विश्वासों की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पार्टी का समर्थन करते हैं और शायद उस पार्टी की हवा नहीं चल रही, तो एग्जिट पोल के जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप सही तरीके से शायद उत्तर नहीं देंगे। ये बहुत होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा उस आंसर को देने में। इससे जो एग्जिट पोल्स के जो परिणाम है वो विकृत हो सकते हैं। दूसरा है अवेलेबिलिटी बायस। ये हम घटनाओं का मूल्यांकन उस आधार पर करते हैं कि वो कितनी आसानी से याद आ जाती हैं। अगर हाल ही में कोई स्कैंडल हुआ हो या कोई पॉजिटिव रैली हुई हो, तो एग्जिट पोल में आप या जो भी उत्तर देने वाले हैं वो वोट रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि जो अभी इवेंट हुआ है उसका सीधा उस पर प्रभाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सच्ची बात ही बताएं। ऐसा करने से भी जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के, वो विकृत हो सकते हैं। बाकी के जो बायस या पक्षपात हो सकते हैं, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस बायस बहुत बड़ी बात है, जो कि स्पेशली पोलस्टर्स में देखा जाता है, जो अपनी सटीकता को बहुत ही अधिक आंक सकते हैं और सोच सकते हैं कि डाटा कुछ भी कहे लेकिन वही होगा जो हम सोचते हैं। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस बायस में अक्सर हो जाता है। दूसरा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें लोग भी उसी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जिसका कि माहौल चल रहा हो, और जो पोलस्टर हैं वो भी, उन पे भी जो ये ट्रेंड चल रहा होता है, जिसकी हवा चल रही होती है, उसमें फिट होने के लिए निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं। तीसरा है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। इसमें जो वोटर है वो, अगर उन्होंने ऐसी जगह वोट की है जो शायद सोसाइटी में इतनी उनके आजू बाजू खासकर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उसका उत्तर जो है वो गलत दे सकते हैं। इसको कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट, अगर आप उसमें फिट नहीं होते। तो अब इसके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिसमें कि आप कुछ समझ सकेंगे, फिर भी इसका कैसे मतलब निकालें अगर आपने इसको देखना ही है तो। पहले तो मेथोडोलॉजी में जाइए, जो कि सैंपल साइज को देखिए और प्रश्नों के शब्दांकन की जांच कीजिए, वो किस तरह के प्रश्न हैं, उनमें फ्रेमिंग इफेक्ट तो नहीं है, और जो सैंपल है वो बहुत डाइवर्स होना चाहिए। फिर देखें कि आपने अलग अलग तरीके की जो एग्जिट पोल्स है उन पे ध्यान दिया है, सिर्फ एक पे नहीं, या सिर्फ एक कंपनी की या एक मीडिया हाउस की जो एग्जिट पोल है जो कि मल्टीपल चैनल्स पर चल सकती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्या पहले से कोई होना चाहिए। फिर देखें कि आपने अलग अलग तरीके की जो एग्जिट पोल्स हैं उन पे ध्यान दिया है, सिर्फ एक पे नहीं, या सिर्फ एक कंपनी की या एक मीडिया हाउस की जो एग्जिट पोल है जो कि मल्टीपल चैनल्स पर चल सकती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्या पहले से कोई माहौल बनाया जा रहा है ताकि कोई शक ना करे। एग्जिट पोल के आंकड़ों को शेयर बाजार से भी जोड़ दिया जा रहा है। याद रखिएगा, राजनेता के लिए सबसे बड़ा धन सत्ता है। चुनाव के मैदान में राजनीतिक पार्टियां पावर के लिए उतरती हैं, ना कि शेयर खरीदने बेचने के लिए। मतलब जब तक कि कोई ठोस प्रमाण ना हो, ऐसी बातों को हवा नहीं देनी चाहिए। यह जागरण में छपा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि निवेशकों को 4 जून से पहले शेयर खरीद लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा जीतेगी और शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आएगी। पीएम मोदी ने भी कहा कि 4 जून के बाद शेयर बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। फिर भी एग्जिट पोल के नंबर से अमित शाह पैसे बनाएंगे, इस बात पर थोड़ी हंसी आती है। वैसे वे शेयर बाजार में निवेश तो करते हैं, लेकिन पावर की लड़ाई इतनी बड़ी होती है कि उसमें पैसा सहायक होता है, नायक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसे में कोई पावर नहीं होता। आप कह सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बीजेपी ने तय किया और कहा। बीजेपी ने एक नंबर तय किया और जनता ने वही नंबर उसे दे दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन 16 मार्च से पहले जो ओपिनियन पोल आए उसके आंकड़े भी एग्जिट पोल के आसपास ही हैं। इंडिया टुडे सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने बीजेपी एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। 350 से 378 सीटें दी गई थीं। न्यूज 18 ने बीजेपी को 411 सीटें दी थी। कमाल की यह निरंतरता है।
अब की बार 400 पार के बीजेपी के नारे में, ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में। जानने की बात है कि 400 का नंबर किसने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी मार्केटिंग कंपनी ने या किसी तांत्रिक ने। तो यहां तक हमने एग्जिट पोल के आंकड़े के पीछे मनोवैज्ञानिक पहलू से लेकर शेयर बाजार से जोड़ने की बात की। अब हम फिर से एग्जिट पोल की प्रक्रिया की बात करेंगे। इसके बारे में हमने 1 जून के वीडियो में बात की थी। एग्जिट पोल का एग्जिट पोल, आज कुछ और बातें जरूरी हैं। भारत में कोई कानून नहीं कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनी अपनी प्रक्रिया और डेटा पब्लिक से साझा करे। फिर भी यह क्यों जरूरी है, यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका में अगर कोई कंपनी अपना डेटा, अपनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है, तब उसे मीडिया से लेकर पब्लिक तक गंभीरता से नहीं लेती, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसलिए अमेरिका में सभी ने खुद से ही यह रूल बना लिया है। यह मॉनमौथ यूनिवर्सिटी पोलिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। पारदर्शी तरीके से सर्वे करने और सटीक जानकारी देने के मामले में अमेरिका में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। चुनावों पर इसके सर्वे की वेबसाइट का नाम है 538। अमेरिका में सर्वे रिसर्च करने वाली 500 संस्थाएं हैं। मॉनमौथ यूनिवर्सिटी पोलिंग इंस्टीट्यूट का रैंक 5वां है। इसकी वेबसाइट पर सर्वे से जुड़ा हर तरह का डेटा है, प्रक्रियाओं की जानकारी है, किस तरह के मुद्दे पूछे गए उसकी भी जानकारी है, किस तरह से सवाल पूछे गए यह भी बताया गया है। यह भी बताया गया है कि सर्वे टेलीफोन से किया गया या इंटरनेट से। आपको एक सर्वे को लेकर इस वेबसाइट पर अनेक जानकारियां मिलेंगी। यहां तो यह भी लिखा है कि जिस दिन सर्वे के नतीजे जारी होते हैं उसी दिन आप सारी जानकारी हमसे ईमेल के जरिए ले सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर डेटा कलेक्शन है यहां, जिसमें अपने सर्वे ही नहीं, जिन लोगों से बात की जा रही है उनका भी ख्याल रखा जाता है। जिनसे पूछा जाता है उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, उनसे सहमति ली जाती है। क्या हमारी एजेंसियां जिन लोगों से बात कर अपना डेटा जुटा रही हैं उन्हें बताती हैं कि किस लिए यह सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। एक और अहम बात है कि मॉनमौथ यूनिवर्सिटी के सर्वे में फंडिंग को लेकर भी पारदर्शिता बरती गई है। क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी ने एग्जिट पोल किया है उसकी फंडिंग कहां से आई है? वह कंपनी उसी पार्टी के लिए चुनाव अभियान तो नहीं कर रही जिसकी जीत का दावा कर रही है। क्या भारत में सर्वे एजेंसियां ऐसा करती हैं? ठीक ऐसा करती हैं। इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए। जब मॉनमौथ यूनिवर्सिटी अपना सारा डेटा पब्लिक कर सर्वे करने वाली 500 कंपनियों के बाजार में टिकी है, तो भारत की कंपनियों को भी नहीं घबराना चाहिए। डेटा और प्रक्रिया दोनों की जानकारी देनी चाहिए। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक्सिस माई इंडिया की कुछ जानकारी है। इसका शीर्षक है मेथडोलॉजी एक्सप्लेन्ड, लेकिन मेथड यानी प्रक्रिया के बारे में कम ही जानकारी है। कुछ आंकड़ों का जरूर पता चलता है कि देश भर में 912 सर्वेयर ने 5,18,000 लोगों से बात की। संसदीय क्षेत्र और विधानसभाओं के नंबर दिए गए हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या थी, सवाल क्या थे जिनसे पूछा गया, उनकी उम्र क्या थी, महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या थी? क्या इन सब की जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये मेथड कैसे हुआ? इसमें यह भी नहीं बताया गया कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनी की फंडिंग कहां से हुई है, कितनी हुई है। अभी फ्री में और उसे लेकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां एक्सिस माई इंडिया ने हार्वर्ड को अपना डेटा दिया। आप उसके बारे में नहीं लिख सकते क्योंकि कॉपीराइट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पास है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हार्वर्ड की तरह दूसरी संस्थाओं और पत्रकारों के लिए भी यह डेटा उपलब्ध करा दिया जाए? एक्सिस माई इंडिया की इतनी चर्चा होती है तो उसे अपनी मेथड और डेटा पब्लिक क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर प्रदीप गुप्ता का जवाब हमारे पास नहीं है और हम उनसे सवाल पूछ भी नहीं पाए। भारत में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां रिस्पांस रेट भी नहीं बताती हैं, यानी 100 लोगों से पूछा तो कितने लोगों ने बात करने से मना कर दिया। यह बेहद अहम जानकारी है। इससे भी पता चलता है मूड क्या है। हमारा जोर इस बात पर है कि प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी सूचना आपको भी हो, ताकि आप हर एग्जिट पोल के बाद दहशत में ना आए कि सही है या गलत, कहीं हेरा फेरी तो नहीं हुई या कोई बड़ा गेम तो नहीं है। हम टुडेज चाणक्य की वेबसाइट पर देखने गए कि क्या उन्होंने अपने मेथड और डेटा को लेकर कुछ पब्लिक किया है। हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली। कुछ जानकारी दूसरी मिली जो आपके काम की हो सकती है।
टुडे चाणक्य की वेबसाइट पर व्हाट वी डू वाले कॉलम में साफ लिखा है कि वे पिछले 15 साल से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मुश्किल चुनाव जीतने में मदद कर रहे हैं। फिर यही कंपनी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भी कर रही है। यानी जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनी है वो इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने का भी काम करती है, ग्राउंड पर जनता में माहौल बनाने का काम करती है, अलग अलग सीटों पर कैंडिडेट की ओर से ठेके उठाती है, यहां तक कि ओपिनियन क्रिएट करने का भी ठेका लेती है। अब इन सब को हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में देखा जाए या नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ कि खुद खिलाड़ी हैं लेकिन बीच बीच में अंपायरिंग भी कर लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता से सवाल किया है, पूछा है कि क्या आपने बीजेपी के नेताओं के लिए कैंपेन किया है। गोदी मीडिया, एग्जिट पोल, भारत की राजनीति, आपको मुबारक। बीजेपी को हराना एक मुश्किल काम तो है। 2019 में ही कई सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर दूसरे उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा था। हो सकता है विपक्ष ने अच्छा किया हो इस चुनाव में, लेकिन जीत के लिए काफी ना रहा हो। इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन यह वीडियो लंबा होना ही था। एग्जिट पोल के उत्साह में गोदी मीडिया बेलगाम हो गया है। उसे याद रखना चाहिए कि भारत की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, उसकी करतूतों को मान्यता नहीं दी है। जनता के बीच गोदी मीडिया की साख नहीं बढ़ी है। 2024 का रिजल्ट कहीं से नहीं कह रहा कि भारत की जनता को गोदी मीडिया की जरूरत है। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, यह बात शाश्वत है। इसे चुनाव का कोई भी रिजल्ट मिटा नहीं सकता। नमस्कार।